हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 8 के ऊपर। जैसा कि आप जानते हो कि इस चैनल पर मैं आपको डे बाय डे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं एंड आप उन्हें देखकर अपनी तैयारी कर पा रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन दोनों पर मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको बनाकर दे दी है। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट के अनुसार ही अपनी पढ़ाई को करना है, क्योंकि प्लेलिस्ट में मैंने जिस सीक्वेंस से वीडियो को रखा है उसी सीक्वेंस में आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाएंगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। एंड इन प्लेलिस्ट में भी मैंने आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस किए हैं, और जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी है इसको भी हम चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है। जैसा कि आप जानते हो, इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 7 आपको कराया था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ना। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि AC को सरलता में DC में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी AC करंट को हम नॉर्मली जो सबसे इजी मेथड है उससे हम DC में कन्वर्ट कर सकते हैं। AC को DC में बोल रहा है ना। तो कैसे कर सकते हैं? वोल्टेज के द्वारा, ट्रांजिस्टर के द्वारा, फिल्टर के द्वारा, या फिर दिष्टकारी के द्वारा। जो दिष्टकारी किसे कहते हैं? हम रेक्टिफायर को कहते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर की सहायता से हम AC को DC में कन्वर्ट करते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य प्रत्यावर्ती धारा द्वारा संपन्न नहीं किया जा सकता? ऐसा कौन सा कार्य है जो AC करंट के द्वारा पूरा नहीं कर सकते? तो बैटरी चार्जिंग है, या फिर विद्युत लेपन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का परिचालन, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये सभी काम है ना, ये सभी काम जो हैं ये हम प्रत्यावर्ती धारा से तो नहीं कर सकते, है ना। क्या आप बैटरी चार्ज कर सकते हो प्रत्यावर्ती धारा से? है ना, उसके लिए आपको DC में कन्वर्ट करना पड़ेगा AC को, है ना। तो आपकी बैटरी जो है DC से चार्ज होती है ना, और विद्युत लेपन भी DC पर कार्य करता है और ये भी DC पर, है ना। लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी, यानी कि उपरोक्त ये जो आपके 3 काम हैं इनमें से कोई भी आप AC पर नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा फास्टली लेंगे क्योंकि इस चैप्टर में आपके 90+ MCQs दिए हुए हैं, तो अगर मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, है ना। जिस पर मुझे लगता है एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, बाकी मैंने आपको थ्योरी क्लास में बता ही दिया है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंगल फेज वाली घरेलू AC आपूर्ति वोल्टेज होती है, कितनी होती है? तो जो भारत में सिंगल फेज वाली जो AC करंट आते हैं तो आपके घर में कितने वोल्टेज आते हैं? तो आप जानते होंगे 230 वोल्ट आते हैं ना। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आपूर्ति स्रोत ध्रुवता को अचर रूप से बदलता है ना। अचर रूप से कौन सा बदलता है? तो ये हमारा जो है AC आपूर्ति होता है ना, AC आपूर्ति, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि एक जो कंडक्टर होता है ना, जो कनेक्टर, सॉरी यहाँ पर जो है कंडक्टर की बात हो रही है, 220 वोल्ट DC के लिए अभिकल्पित है और उसे 220 वोल्ट AC स्रोत से संयोजित कर दिया जाए तो क्या होगा, ये हमें बताना है ना। तो जो है कॉइल में से एक कम धारा प्रवाहित होगा और कंडक्टर का कार्य सुनिश्चित नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2 किलोहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी का आवधिक काल कितना होता है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.5 मिली सेकेंड, है ना, 0.5 मिली सेकेंड। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाई गई तरंग की फ्रीक्वेंसी क्या है? ये आपके लिए एक तरंग दर्शाई गई है, इसमें आपको बताना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, है ना। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो आप बता पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, 10, है ना। 10 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी इसकी होती है 10। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाई गई तरंग का प्रभावी मान आपको बताना है ना। प्रभावी मान कितना होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए
380 है ना, 380 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, एसी परिपथ में फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, ये मैंने थ्योरी क्लास में आपको पढ़ा रखा है। कह रहा है इसका मान क्या होता है ना, फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, एसी सर्किट की बात कर रहा है तो उसमें कितना होता है, बिल्कुल उसमें होता है 1.11 है ना, 1.11 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि एसी परिपथ एसी सर्किट में वोल्टेज तथा धारा का फेज अंतर है ना कितना हो, 90 डिग्री हो, तो पावर कितनी होगी ये आपको बताना है। तो इसकी पावर जो होगी ना वो शून्य होगी है ना, शून्य होगी। अब क्यों होगी आपको थ्योरी क्लास में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो कथन वाले क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। नॉर्मली आपको कथन को पढ़ना है और ऑप्शन को देखना है। पहला आपका कथन कह रहा है, वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरे प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा पहले अपने शिखर मान तक पहुँचे और फिर जो है अग्रगामी राशि कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो ये हमसे कह रहा है ये वाला कथन सही है या नहीं, ये हमें पहचानना है। तो बात करें इस कथन की, तो ये कथन कैसा है, बिल्कुल गलत है ना, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट आपका कथन क्या है, वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी अप्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा बाद में अपने शिखर मान तक पहुँचे यानी पश्चगामी कहलाती है। देखिए बाद में पहुँच रही है ना, तो यहाँ पर बात करें ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये दोनों ही कथन हमें क्या कह रखी हैं, गलत कह रखी है ना, दोनों कथन क्या हैं, गलत हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पर बात करें, ये पहला आपका जो कथन है ना ये आपका सही कह रहा है, सही तो नहीं है ना, ये भी गलत हो जाएगा। तो सही हमारा कोई नहीं है, गलत है दोनों है ना। तो कथन 1 और कथन 2 हमारे कैसे हैं, गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला कथन हमसे कह रहा है कि एसी का पीक फैक्टर होता है 1.414 होता है। तो क्या ये बात सही है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। हमारी जो एसी है उसका पीक फैक्टर कितना होता है, 1.414 होता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट आपका है एसी का फॉर्म फैक्टर, एसी का फॉर्म फैक्टर कितना होता है, 1.11 होता है। एसी का फॉर्म फैक्टर कितना होता है, तो आप कहेंगे 1.11 होता है या नहीं, तो ये आपको बताना है। देखिए ये दोनों कथन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं है ना। फॉर्म फैक्टर हमारा कितना होता है 1.11 और पीक फैक्टर कितना होता है 1.414, यानी दोनों हमारे कथन सही हैं। तो यहाँ पर बात करें, देखिए कथन 1 सही है, ये भी कट जाएगा। कथन दोनों सही हैं है ना, ये वाला ऑप्शन में है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या हैं, सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी शुद्ध ज्या तरंग के जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका औसत मान किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। औसत मान की बात कर रहा है, एवरेज वैल्यू है ना, तो वो क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए ये जो है 0.636 गुणे धारा के अधिकतम मान के बराबर होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी समस्या आपको नहीं हो रही होगी है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समय की अवधि क्या होगी, ये आपको बताना है। तो समय की अवधि कितनी होती है बता रखी है मैंने, 20 मिली सेकेंड होती है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी एसी परिपथ में धारा तथा वोल्टेज का कलांतर शून्य हो तो वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाएगा ये हमें बताना है। तो वह जो है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कहलाएगा है ना, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको करना था, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, हमसे कह रहा है कि वोल्टेज के सापेक्ष प्रेरकीय परिपथ में धारा होती है। वोल्टेज के रिलेटिव में बोल रहा है ना, वोल्टेज के रेस्पेक्ट में बोल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा है ना, लैगिंग में ही ऐसा होता है ना, लैगिंग में ही ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 100 हर्ट्ज पर 2 हेनरी वाली चौक कॉइल का प्रतिघात कितना होगा, ये हमें बताना है। तो इसे आप न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व कर सकते हो। देखिए इस चैप्टर में है ना, ये जो आपका चैप्टर है ना, ये फॉर्मूला प्लस न्यूमेरिकल, इसमें बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो जिस स्टूडेंट की फॉर्मूले पर कमांड है वो न्यूमेरिकल पर कर पाएगा। तो दोनों रिलेटेड है ना एक दूसरे से। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये चैप्टर सबसे ज़्यादा
टफ माना जाता है ना, सबसे ज़्यादा क्या है, हार्ड है ना, सबसे ज़्यादा हार्ड माना जाता है क्योंकि इसमें फॉर्मूले हैं ज़्यादातर। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1256 ओम है ना, 1256 ओम, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रतिरोध R2 में कितनी वोल्टेज होगी, है ना, प्रतिरोध R2 में कितनी वोल्टेज होगी जब निम्न परिपथ यानी S1 खुला हो। S1 अगर खुला है तो हमसे कह रहा है R2 में, है ना, R2 कहाँ पर है, तो यहाँ पर R2 ये है हमारे पास, है ना, तो कह रहा है यहाँ पर I कितना होगा, धारा कितनी होगी, है ना, सॉरी धारा नहीं, वोल्टेज पूछ रहा है ना, वोल्टेज कितनी होगी। तो बात करें ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस आपको दिखा देते हैं। तो देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो बड़े ही आसानी के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, इसे आप सॉल्व करिएगा, 190 वोल्ट आएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नीचे दर्शाई गई कुंडली में अमीटर का पाठ्यांक कितना होगा, है ना, ये अमीटर है, इसका पाठ्यांक कितना होगा ये हमें बताना है। तो ऑप्शन से आपको दिखा देते हैं। बाकी देखिए अगर मैं इस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराने लगूँ, है ना, तो ये वीडियो जो है 2 से 3 घंटे की बन जाएगी, है ना, और ऐसा मैं नहीं चाहता क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास है। तो मैं जो है आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है HW में, है ना, होमवर्क है ये आपका। और देखिए सॉल्व आपको करना भी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम तो आपको देना है, मुझे तो देना नहीं है ना, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। देखिए ये आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें जो है एमीटर का हमें पाठ्यांक बताना है कि इसमें पाठ्यांक कितना आएगा, तो वो हमारा 3 एम्पियर आएगा, इसे आप सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक प्रेरकीय परिपथ में 0.015 हेनरी प्रेरकत्व के साथ श्रेणी में 2 ओम प्रतिरोध जुड़ा है, तो ज्ञात कीजिए धारा और ज्ञात कीजिए 50 हर्ट्ज जो आपकी वोल्ट दे रखा है उसमें 200 वोल्ट आपूर्ति के आर पार जोड़ने पर शक्ति गुणांक, यानी 2 चीज़ें हमें ज्ञात करनी है, पहला हमें धारा और दूसरा पावर फैक्टर, ये दोनों चीज़ें हमें ज्ञात करनी है और इन्हें आप इजीली ज्ञात कर लेंगे अगर आपने थ्योरी क्लास अच्छे से पढ़ी है तो, है ना। इसका राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए होगा, बाकी आप इसे कैलकुलेट जरूर करिएगा और ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि आपको मैंने बता दिया और आपने इस क्वेश्चन के आंसर को रट लिया, क्योंकि न्यूमेरिकल है, इसे आप कैसे ही रट लेंगे, हो सकता है वो वैल्यू चेंज कर दे, है ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वो सेम टू सेम आंसर दे दे। तो इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन पर ध्यान देना है ना, सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है धारतीय प्रतिघात का मान परिवर्तित होता है, जो धारतीय प्रतिघात होता है इसका मान परिवर्तित होता है तो वो फ्रीक्वेंसी के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है ना, फ्रीक्वेंसी के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चित्र में दर्शाए गए परिपथ में आरोपित वोल्टेज का अधिकतम मान क्या है, ये आपको बताना है ना। तो ये भी आपका क्या है, एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो इसे भी आप सॉल्व करिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 50 वोल्टेज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है धारतीय प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। धारतीय प्रतिघात का मात्रक आपको पता होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका क्या होता है, ओम होता है ना, ओम होता है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक सर्किट में 10 एम्पियर की धारा 30 डिग्री लैग के साथ बहती है, जब लगाई गई वोल्टेज यानी 100 वोल्ट है, तो सर्किट प्रतिरोध और प्रतिघात ज्ञात करना है। 2 चीज़ें हमें ज्ञात करनी है, प्रतिरोध और प्रतिघात, है ना। तो ये दोनों चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, फार्मूला आपको पता ही होगा। तो आपको करना क्या, अगर आपको नोट्स भी नहीं बने हैं ना तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम पर जाना है। टेलीग्राम पर मैंने आपको पूरी PDF बनाकर दे दी है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर, है ना, तो आप उस PDF को डाउनलोड कर लेंगे क्योंकि वो PDF आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है, क्योंकि उसमें हर एक चैप्टर की थ्योरी आपको मिल जाएगी, फॉर्मूले मिल जाएंगे, है ना, कैलकुलेशन मिल जाएगी, तो ये सारी चीज़ें आपको उस PDF में मिल जाएगी। पूरी फर्स्ट ईयर की थ्योरी आपको एक ही PDF में मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, RV ट्यूशन क्लासेस सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 ओम और 5.1 ओम, इसे आप कैलकुलेट करिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक संधारित्र को 230 वोल्ट AC परिपथ में संयोजित किया गया है, इसकी वोल्टेज रेटिंग क्या होगी ये आपको बताना है। वोल्टेज रेटिंग कितनी होगी, अब ये तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है ना। देखिए इसकी जो है वोल्टेज रेटिंग होगी 450 वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
4 पिकोफैरड मान प्रत्येक के 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो कुल धारिता आपको बतानी है। यानी 4 पिकोफैरड वाले 2 संधारित्र हमारे पास हैं और दोनों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है, इसका जो है 1/C करके आएगा फॉर्मूला, क्योंकि ये जो है किसका उल्टा होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। इसमें श्रेणी क्रम का ये फॉर्मूला होता है और समांतर क्रम का क्या होता है, CT बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरह से, है ना। तो इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 2 पिकोफैरड, है ना, 2 पिकोफैरड। अब कैसे हो जाएगा, काफ़ी आसान है, इसे मैं करके बता ही देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखिए 1/C1, C1 हमारा 4 है ना, 1/4 प्लस ये भी हमारा 1/4 ही आएगा, क्योंकि दोनों के मान बराबर है। देखिए एलसीएम 4 आ जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और पलटेंगे तो 2 पिकोफैरड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, इस तरह से आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कैपेसिटिव एसी परिपथ में, है ना, कैपेसिटिव एसी परिपथ में क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। इसका ऑप्शंस आप पढ़िएगा। तो कैपेसिटिव जो आपका परिपथ होता है ना, कैपेसिटिव एसी परिपथ होता है ना, धारा वोल्टेज से आगे चलती है इसमें, है ना, धारा किससे आगे चलती है, वोल्टेज से आगे चलती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब शुद्ध धारितीय परिपथ यानी प्योर कैपेसिटिव सर्किट के मध्य प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रयुक्त हो तो क्या होगा, है ना, तो क्या होगा। धारा वोल्टेज से चतुर्थांश यानी क्वाड्रिक साइकिल में कैसी होगी, अग्रगामी होगी, है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर, धारिता कैपेसिटेंस से प्रभावित होती है, किससे प्रभावित होती है, धारिता किससे प्रभावित होती है। सी बराबर आपने फार्मूला पढ़ा है Q/V होता है ना, लेकिन इस फॉर्मूले से आप इसे नहीं देख पाएंगे। सी बराबर एक और फार्मूला होता है ना, K∈0A/D, है ना, ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये D का मतलब क्या है, डिस्टेंस है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, और ये क्या है, C धारिता है। अगर इसे मैं बढ़ाऊँ तो ये क्या होगी, ये घटेगी, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है ना, एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसे जो है बढ़ाने पर ये कम होगा, है ना। तो बात हो रही है यहाँ पर प्रभावित किससे होगी, है ना, तो प्रभावित 2 ही चीज़ों से होगी, या फिर एरिया, है ना, जो प्लेटों का एरिया है उससे, या फिर डिस्टेंस से, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी से। अगर इसे बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगी, क्योंकि ये समानुपाती है। तो बात कर रहे हैं, अब देखिए ऑप्शंस में आपको देखना है, कहीं ए यानी क्षेत्रफल दे रखा है या फिर डिस्टेंस दे रखा है, तो वो आपको बताना है ना। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, धारिता से प्रभावित नहीं होती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें बोला है नहीं होती है ना, तो किससे नहीं होती है, देखिए प्लेटों का क्षेत्रफल यानी एरिया, इससे तो प्रभावित होगी, है ना, प्लेटों के बीच की दूरी इससे भी प्रभावित होती है, परावैद्युत पदार्थ इससे भी प्रभावित होती है, क्योंकि ये आपका क्या है, के आपका क्या है, परावैद्युतांक है ना, तो इससे प्रभावित होती है। लेकिन फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जो है प्रभावित नहीं करती है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संधारित्र किस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है ना, ये आपको बताना है। तो बात करें इसके राइट आंसर की, आपको करना क्या है, ये मिलान वाला क्वेश्चन है, और मिलान वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको मिलान वाला क्वेश्चन अच्छे से समझना है। देखिए बात करें यहाँ पर इसके राइट आंसर की, तो नियत मान संधारित्र, है ना, जो नियत मान है, जिसका कांस्टेंट मान होता है, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में उपयोग में लेते हैं, तो इसका तो ये वाला राइट हो जाएगा, है ना। इसी तरह से आपको मिलान करना है। अब देखिए नेक्स्ट आपका है परिवर्तनीय, जो जिसका वेरिएबल है यानी उसका बदलता रहता है मान, ऐसे रेजिस्टेंस का हम इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, तो रिसीवर्स तथा ट्रांजिस्टर्स में, है ना, किस में करते हैं, रिसीवर्स तथा ट्रांजिस्टर में करते हैं, तो इसे आपको ध्यान में रखना है ना। और समायोजित जो मान संधारित्र है, इसका भी कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, इनमें ही करते हैं, है ना। रह गया आपका पहला, तो सी का आपका पहला हो जाएगा, है ना, सी का आपका पहला हो जाएगा। तो अब आपको देख लेना है ऑप्शन में हमारा कहाँ पर मिल रहा है। देखिए ए का हमारा दूसरा है, बी का हमारा तीसरा है, ए का तीसरा यहाँ पर दिखा रहा है, हट जाएगा, ये वाला ए का दूसरा है, बी का तीसरा है, बिल्कुल सही है। सी का हमारा कौन सा है, सी का पहला है ना, लेकिन सी का तीसरा दे रखा है, ये कट जाएगा, है ना।
ए का दूसरा दे रखा है, यानी हाँ ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ए का दूसरा है ना, बी का तीसरा है, सी का पहला है और डी का तीसरा है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। इससे सभी मिलान आपके हो रहे हैं। तो इस तरह से आपको मिलान वाले क्वेश्चन करने होते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 31 नंबर। चित्र में कौन सा संधारित्र प्रदर्शित किया गया है? ये क्या है? एक कैपेसिटर है। आपको बताना है कि ये कौन सा संधारित्र है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये माइका संधारित्र नहीं है, पेपर संधारित्र नहीं है और सेरामिक संधारित्र नहीं है। ये क्या है? ऑयल परावैद्युत संधारित्र है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी परिपथ के धारितीय प्रतिघात, जिसे हम एक्स से डिनोट करते हैं, का ज्ञात करने वाला सूत्र क्या है? एक्स बराबर क्या होता है? इसका एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा है ना। एक्स बराबर क्या होता है? देखिए एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बराबर 1/2 पाई एफ सी, है ना। क्या होता है? 2 पाई एफ सी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अंडर रूट दे दिया है तो इसलिए ये नहीं होगा, है ना। तो ध्यान रखेंगे, ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चित्र में दर्शाए गए परिपथ की कुल धारिता आपको ज्ञात करनी है। धारिता आप कैसे ज्ञात कर लेंगे? काफ़ी आसान है। देखिए ये क्या है? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है तो 1/c करके आपको करना है ना। ये भी श्रेणी क्रम में, इसको अभी आप 1/c करके करिएगा। फिर ये और ये समांतर क्रम में आ जाएंगे, दोनों को आप डायरेक्टली जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। काफ़ी आसान है। चलिए मैं आपको करके बता देता हूँ। देखिए होने क्या वाला है? देखिए एलसीएम तो हमारा सेम आएगा 30, है ना। और ऊपर हमारे क्या है? 1 1 1, है ना, 3 हो जाएंगे। और इसकी बात करें, चलिए इसे पहले करते हैं। तो इसका मान आ गया 10, है ना। ऊपर वाले का 10 आ गया। नीचे वाले को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये भी श्रेणी क्रम में है तो 1/ करके करेंगे तो 20 एलसीएम हो जाएगा और ऊपर 2 आ जाएगा, है ना। ये भी 10 हो जाएगा तो 10 और 10 को जोड़ देंगे डायरेक्टली 20 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। देख सकते हैं ओरली क्वेश्चन कर सकते थे, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20 माइक्रोफैरड। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो न्यूमेरिकल में ज़्यादा टाइम लगेगा उसे आप खुद ही कर लेना है, बाकी मैं आपको बताते हुए चलूँगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 34 नंबर। 60 हर्ट्ज पर 125 वोल्ट का श्रेणी क्रम में संयोजित जो अप्रेरणिक यानी नॉन इंडक्टिव प्रतिरोध के आर पार प्रयुक्त परिपथ में धारा कितनी है? 2.2 एम्पियर है। तो कह रहा है कि प्रतिरोध में शक्ति हानि आपको बताना है, जो पावर लॉस होगा कितना होगा। यहाँ पर हमें दे रखा है 96.8 वाट। और संधारित्र में शक्ति हानि आपको बतानी है। जो संधारित्र में शक्ति हानि होगी वो अपेक्षणीय है। तो कह रहा है प्रतिरोध और धारिता का परिकलन कीजिए। प्रतिरोध कितना होगा और धारिता कितनी होगी, इन दोनों को आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आप कमेंट में बताएंगे और इसे आप कैलकुलेट ज़रूर करेंगे। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा 20 ओम जो प्रतिरोध है वो आएगा और 500 माइक्रोफैरड आएगा धारिता, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसे आपको कैलकुलेट ज़रूर करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 35 नंबर। यदि पीटी बराबर यानी जो आपकी वास्तविक पावर होती है ना, तो कह रहा है कि वास्तविक पावर तथा पीए जिसे हम क्या कहते हैं? आभासी शक्ति, है ना। कह रहा है कि इन दोनों के घटक पावर फैक्टर के लिए कौन सा संबंध सही है। तो यानी यहाँ पर भी आपसे क्या पूछा है? फॉर्मूला पूछा है जो कि आप जानते होंगे। पी एफ बराबर क्या होता है? पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? तो पावर फैक्टर हमारा होता है वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको करना था। तो इस चैप्टर में आपके फॉर्मूले तो बहुत हैं, है ना। फॉर्मूले तो बहुत हैं, आपको अच्छे से फॉर्मूले पर कमांड करनी है क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 36 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? जबकि पी ए बराबर आभासी शक्ति है, पी टी बराबर वास्तविक शक्ति है और पी आर बराबर क्या है? प्रतिघाती शक्ति है, यानी रिएक्टेंट पावर है ना। तो कह रहा है कि इसमें रिलेशन कौन सा सही है? जो आपको फॉर्मूला दे रखा है इसमें से आपको सही फॉर्मूले की पहचान करनी है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यही हमारा सही है। पी ए बराबर होता है √PT² + PR², है ना। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक प्रतिरोधक में AC धारा प्रवाहित की जाती है तो कौन सी वैद्युतिक शक्ति ऊष्मा में परिवर्तित होती है, ये आपको बताना है। तो ये भी काफ़ी आसान है, वास्तविक शक्ति ही जो है ऊष्मा में परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ अल्टरनेटिंग करंट सर्किट के पावर फैक्टर को ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो पावर फैक्टर को सूत्र करने का क्या फॉर्मूला होता है, ये आप अच्छे से जानते होंगे। ये सभी क्या है, पावर फैक्टर को ज्ञात करने के सूत्र हैं, है ना। cos फाई बराबर क्या होता है, R/Z, ये भी आपका एक फॉर्मूला है। cos फाई बराबर वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति, ये भी आपका एक फॉर्मूला है। और cos फाई बराबर R बटे √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये भी आपका क्या है, एक फॉर्मूला है ना। तो इन सभी से आप पावर फैक्टर को ज्ञात कर सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एंड ये सभी फॉर्मूलेज आपको आना ज़रूरी है, क्योंकि इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा या फिर डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बात करें इसके राइट आंसर की तो 0.1 होगा, है ना, क्योंकि शुद्ध प्रतिरोधी की बात हो रही है ना। तो इसका जो पावर फैक्टर कितना होता है, 1, यानी कि आपका जो सबसे अच्छा पावर फैक्टर होता है ना, PF होता है, वो 1 माना जाता है ना। 1 से कम ही होता है, 1 से ज़्यादा कभी नहीं होता है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इम्पीडेंस ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग होता है जिसमें प्रतिरोध व रिएक्टेंस शामिल हो। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जिससे हम इम्पीडेंस ज्ञात करते हैं और उसमें प्रतिरोध और रिएक्टेंस दोनों शामिल होते हैं। तो वो हमारा होता है Z बराबर R² प्लस X² का अंडर रूट, है ना। यही आपका क्या होता है, राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उस तार के प्रतिरोध का मान क्या होगा जिसका जो है रेजिस्टेंस कितना है, इम्पीडेंस 50 ओम इम्पीडेंस है और 0.8 क्या है, पावर फैक्टर है और 240 वोल्ट से समायोजित है। तो ये भी आपका क्या है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, इसे भी आप सॉल्व जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक सीरीज RC परिपथ में 5 ओम तथा कैपेसिटिव रिएक्टेंस 12 ओम, तो उसकी जो है प्रतिबाधा हमें बतानी है, यानी इम्पीडेंस हमें बताना है, इम्पीडेंस क्या होगा। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 13 ओम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, RLC परिपथ जो होता है, RLC श्रेणी परिपथ का परिणामी प्रतिघात कितना होता है ना। जो रिजल्टेंट होता है वो प्रतिघात आपको बताना है कि इसका प्रतिघात कितना होता है। तो वो हमारा होता है XL माइनस XC, है ना। अप्रॉक्सीमेट का सिंबल है यहाँ पर, ये बना हुआ है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा व वोल्टेज सरल के रूप में निरूपित होता है तथा परिमाण होता है और दिशा एरो हेड के निरूपित की जाती है। तो निरूपण क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। इस तरह से एरो हेड से आप दर्शाते हो तो इसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि, सदिश राशि या फिर फेज परिमाण या फिर प्रत्यावर्ती परिमाण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसे हम सदिश राशि कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, AC परिपथ का हल करते समय सदिश राशियों को जोड़ा या घटाया जाता है। सदिश राशियों को हल करने की एक विधि है, तो वो कौन सी विधि है जिससे हम सदिश राशियों को सॉल्व करते हैं, है ना। वेक्टर क्वांटिटीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो हमारा समांतर चतुर्भुज विधि होती है ना, समांतर चतुर्भुज विधि होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, जो कि हमसे कह रहा है, निम्न में से कौन रिएक्टिव पावर का एक सही मात्रक है ना। रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर, इनके मात्रक, इनके फॉर्मूले, है ना, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हैं, जिस वजह से स्टूडेंट्स को ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगता है। और ये हार्ड है ही, अगर बोरिंग आपको लगेगा अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा तो, है ना। तो देखिए बात करते हैं इसमें जो आपसे पूछ रहा है, रिएक्टिव पावर का सही मात्रक, है ना। रिएक्टिव पावर का मात्रक क्या होता है, तो आपने पढ़ रखा होगा, इसका मात्रक होता है KAVR। क्या होता है, KAVR, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालकता का विलोम क्या होता है।
चालकता का उल्टा क्या कहलाता है ना, चालकता जो कंडक्टिविटी होती है उसका उल्टा क्या कहलाएगा ये आपको बताना है। तो प्रतिरोध कहलाता है ना, प्रतिरोध का उल्टा ही तो चालकता होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर एसी परिपथ हेतु सुमेलित कीजिए, या मिलान टाइप क्वेश्चन आ गया, इसमें आपको मिलान करना है। देखिए कुल विद्युत धारा है ना, कुल विद्युत धारा या फिर वेक्टर विधि। सबसे पहले बात करते हैं वेक्टर विधि, इसको किससे मिलान किया जाएगा, वेक्टर विधि को। तो देखिए वेक्टर विधि को हम जो है इससे मिलान करेंगे, ये आपकी क्या होती है, वेक्टर विधि होती है। इसके बाद बात करें जो आपकी कुल विद्युत धारा होती है ना, कुल विद्युत धारा, तो इसका हम किससे मिलान करेंगे, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है शायद, आपका ए वाला जो है फोर्थ वाले से मिलेगा है ना, ए वाला फोर्थ वाले से मिलेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ए वाला फोर्थ वाले से, एक मिनट सही था ये है ना, सही था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, बाकी आप ध्यान रखेंगे ए वाला आपका तीसरे वाले से ही मिलेगा, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है, ए वाला आपका इससे ही मिलेगा। और बात करें बी वाले की है ना, बी वाला आपसे किससे मिलेगा, जिसमें हमसे बोल रहा है कुल विद्युत धारा, कुल विद्युत धारा है ना, बिल्कुल सही है। कुल विद्युत धारा हम किससे निकालेंगे, V इंटू वाई है ना, V इंटू वाई। एंड पावर फैक्टर, पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर का क्या हो जाएगा, G अपॉन वाई है ना, G अपॉन वाई हो जाएगा। और इम्पीडेंस रहा तो ये आपको होगी, सिंपल है, थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन हो गया था ध्यान रखेंगे, यही आपका राइट आंसर है। अब देखते हैं, देखिए पहले का तीसरा है, यानी ए का तीसरा बी का पहला है ना, देखते हैं ए का तीसरा नहीं है, कट जाएगा, ए का तीसरा है ना, ए का तीसरा सिर्फ इसमें ही है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब मिलते होंगे, आप मिलाकर देख सकते हो है ना, यही आपका क्या है, राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं ना, बिल्कुल तैयार हो जाना, क्योंकि सही है आपका आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एसी समांतर परिपथ में एडमिटेंस जो वाई का मात्रक है क्या होता है, वाई का मात्रक क्या होता है, वो मोह होता है ना, इतना आसान था, मोह, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवृत्ति जिस पर एक्सएल बराबर एक्ससी होता है तो कहलाती है। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो ये क्या कहलाएगी, ये आपको बताना है। तो ये जो है अनुनादी आवृत्ति कहलाती है, मैंने आपको बताया था जब अनुनादी आवृत्ति होती है तो एक्सएल बराबर हो जाता है किसके, एक्ससी के है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी एकल फेज वायरिंग परिपथ, यानी एकल सिंगल जो एसी है ना, सिंगल फेज वायरिंग परिपथ की बात कर रहा है, इसमें वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र आपको बताना है। सिंगल फेज की बात हो रही है, ध्यान देते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है सिंगल फेज की है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो भी लगाना है करेक्ट आंसर है। वोल्टेज पाथ बराबर हो जाएगा IR वोल्ट के है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 52 नंबर, किस स्थिति को अनुनादी RLC सर्किट कहा जाता है ना, तो अनुनादी स्थिति किसे कहा जाएगा, जस्ट अभी अभी आपको बताया है ना, XL बराबर XC होता है तो वो हमारा अनुनादी आवृत्ति होता है ना, अनुनादी आवृत्ति होता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, RLC श्रेणी सर्किट में प्रतिबाधा Z की गणना करने का सूत्र क्या है। Z बराबर एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा है ना, Z बराबर एक फार्मूला होता है, एंड आपने पढ़ा होगा क्या होता है, Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, बिल्कुल यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, देखिए ये आपका क्यों नहीं होगा, √ ही नहीं है ना, इसमें √ है, लेकिन XL माइनस XC का होल स्क्वायर नहीं दिया है, तो ये भी आपका नहीं होगा है ना, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी होल स्क्वायर नहीं दिया है, ये भी नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये आप ध्यान रखेंगे किसका फार्मूला होता है, RLC श्रेणी सर्किट की प्रतिबाधा निकालने का फार्मूला होता है ना, Z बराबर होता है, ध्यान रखेंगे, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न परिपथ की कुल संधारित्र की गणना करनी है। काफ़ी आसान है, मैंने अभी अभी आपको बताया, इसका राइट आंसर क्या है, 6 आएगा, देखते ही बता देना है। क्यों, क्योंकि देखिए करना क्या है, 1/, करके करना है, क्योंकि श्रेणी क्रम में ये क्या है, श्रेणी क्रम में दिए हैं, और श्रेणी क्रम में 1/c करके होता है ना, तो 1/30 करेंगे, देखिए 1/30 हो जाएगा, प्लस 1/10 हो जाएगा, प्लस 1/30 हो जाएगा, 30 LCM आ जाएगा, और यहाँ पर 1 + 3
प्लस 1 हो जाएगा, है ना, और 3 2 5 हो जाएगा, 5/30 और 5 6 30 हो जाएगा, तो 6 आंसर आपका आ जाएगा। इस तरह से आपको करना है जिससे कि टाइम ज़्यादा ना लगे और आपका आंसर सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संधारित्र की इकाई क्या होती है। संधारित्र की इकाई क्या होती है, तो भैया फैरड होती है। इसमें भी कोई बताने वाली बात है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फैरड होती है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 56 नंबर, एक संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा यदि वोल्टेज हमें दे रखा है 35 वोल्ट और कूलाम आवेश दे रखा है 0.5। तो कह रहा है कि संधारित्र की धारिता बताइए। अब फॉर्मूला आपके पास है C = Q/V, है ना, C = Q/V। Q का मान कितना है 0.5 है, V का मान कितना है 35 है, पॉइंट हटाएंगे तो 0 नीचे बढ़ा देंगे, है ना, और आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो है 70 आ जाएगा, 1/70, है ना। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे ना, यानी 1 को 70 से भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा आपका 0.014, है ना, 0.014 आपका आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी मेन इस चीज़ में क्या है, फॉर्मूले का खेल है सिर्फ, है ना, आपको आंसर आता ही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संधारित्र के मान को कैसे कम किया जाता है ना, संधारित्र के मान को कैसे कम करेंगे। तो मैंने आपको बताया एक फॉर्मूला होता है C = K/ε0A/d, है ना। तो बात कर रहे हैं यहाँ पर संधारित्र के मान को कम करना है हमें, है ना। तो कम कैसे कर सकते हैं, या तो हम एरिया को घटा दें, है ना, तब कम हो जाएगा, या फिर हम डिस्टेंस को बढ़ा दें तब कम हो जाएगा। क्लियर है ये बात। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में हमें दे रखा है। प्लेटों के जो प्लेट का क्षेत्रफल है उसे बढ़ाकर, इसमें बोल रहा है प्लेट के क्षेत्रफल को बढ़ाकर। तो प्लेट के क्षेत्रफल को अगर आप बढ़ाएंगे तो वो तो संधारित्र का मान बढ़ेगा ना, तो ये तो आपका ऑप्शन कट गया। नेक्स्ट आपका है प्लेटों के प्रतिरोध को बढ़ाकर, भैया प्रतिरोध से कोई लेना देना ही नहीं है, ये भी आपका कट जाएगा। प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर, बिल्कुल सही कह रहा है ना, प्लेटों के मध्य अगर दूरी बढ़ाएंगे तो संधारित्र की धारिता का मान कम होगा, है ना, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी। इसमें बोल रहा है कि परावैद्युत पदार्थ, है ना, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पर बात हो रही है ऑप्शन नंबर सी की, जो कि बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि अगर आप प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाते हो ना तो संधारित्र का मान घट जाता है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यदि 3 प्रेरक L1 L2 L3 हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो आपको जो है इसका फॉर्मूला बताना है क्या होता है। देखिए 3 चीज़ें यहाँ पर आपको बताऊँगा और तीनों चीज़ें आपको अपने दिमाग में फिक्स कर लेनी है। एक आपका होता है प्रतिरोध का, है ना, प्रतिरोध का, और एक आपका होता है प्रेरक का, और एक आपको होता है संधारित्र का। देखिए प्रतिरोध और प्रेरक ये दोनों सेम चलते हैं, है ना। सेम का मतलब ये नहीं कि फॉर्मूले सेम है, L के जगह पर R कर देंगे वो बात अलग है ना। और जो आपका संधारित्र है ना, ये किसका उल्टा होता है, ये प्रतिरोध का उल्टा होता है। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो, है ना। फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा जो है प्रतिरोध में कैसा सिस्टम होता है श्रेणी क्रम में, तो R = R1 + R2 + R3, है ना, इस तरह से होता है ना। तो यहाँ पर R की जगह पर L रख देंगे तो हो जाएगा। तो देखिए इनटू तो नहीं होता है, अपॉन में नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। LT बराबर हो जाएगा L1 + L2 + L3, ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, काफ़ी आसान है, आपको समझ में भी आ रहा होगा, है ना। देखिए मैंने ये जो बात आपको बताई है ये ध्यान में रखनी है, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चित्र में धारा एवं वोल्टेज के मध्य कौन सा संबंध दर्शाया गया है। ये आपके पास एक चित्र दे रखा है, बोल रहा है कि इसमें धारा और वोल्टेज के मध्य कौन सा संबंध दर्शाया गया है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से आंसर फोड़ना शुरू कर दीजिए। एंड यहाँ पर जो आंसर आना शुरू हो भी गया है, बिल्कुल धारा और वोल्टेज का क्या है, समान कलामी है। वोल्टेज और धारा क्या है, समान कलामी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 60 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्न श्रेणी परिपथ की कुल संधारित्र की गणना करनी है। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कुल संधारित्र की गणना करनी है। तो करना क्या है, देखिए यहाँ पर आप एलसीएम वगैरह लेंगे, है ना, तो इसे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, इजीली इसे कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बता ही रखा है एलसीएम वगैरह लेकर। और श्रेणी क्रम में है ये, है ना, सबसे बढ़िया बात श्रेणी क्रम में है। 1/c करके फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका आंसर आप निकाल पाएंगे। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, 40 माइक्रोफैरड इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसे आप कैलकुलेट करिएगा।
तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्योंकि इस पैटर्न पर मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, तो इसे आप सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, श्रेणी में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्र को जोड़ने से पहले हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये आपको बताना है ना। तो क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, सभी कैपेसिटर एक ही निर्माता के होने चाहिए, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। अब मान लीजिए आपके पास एक 2.5 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर है, आपके पंखे का ख़राब हो गया है, तो आप जो है 2.5 माइक्रोफैरेड का ला रहे हो, लेकिन उसी कंपनी का लगाना ये ज़रूरी नहीं है ना, ये ज़रूरी नहीं है। हमें ध्यान इस बात का देना है कि प्रत्येक कैपेसिटर का वोल्टेज ड्रॉप उसकी वोल्टेज रेटिंग से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। यानी अगर किसी संधारित्र पर लिखा है 220 वोल्ट, तो हमें उससे कम ही उसे देना है। अगर उससे ज़्यादा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्लास्ट कर जाएगा, बेकार हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि विद्युत आवेश Q और वोल्टेज V और धारिता C है, तो इसका सही अभिव्यक्ति बताइए। यानी ये मैंने आपको अभी अभी बताया कि इसका फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V, है ना, C बराबर Q/V। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक फॉर्मूला है, काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में करते हैं। देखिए, वायु जो संधारित्र हैं उनका हम रेडियो रिसीवर में इस्तेमाल करते थे। पहले जो है रेडियो आते थे, तो उनमें हम इसका इस्तेमाल करते थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हो तो क्या होगा, है ना। मान लीजिए ये क्या है, एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, पॉजिटिव और नेगेटिव इसके टर्मिनल, हमने इसे उल्टा जोड़ दिया, है ना। बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव से और नेगेटिव वाला पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो इस माइक्रोफैराड का क्या होने वाला है, यानी इस संधारित्र का क्या होगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है, प्रभाव तो पड़ेगा, है ना। अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना। अत्यधिक गर्मी इसमें होगी और ये एक टाइम आएगा विस्फोट कर जाएगा, फट जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का व्युत्क्रम क्या होता है। जो प्रेरकत्व होता है इसका व्युत्क्रम क्या कहलाता है, ये हमें बताना है। तो उसे हम सस्पिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सस्पिस्टेंस कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, 66 नंबर, ज्यावक्रिय एसी यानी साइनसॉइडल एसी की बात कर रहे हैं ना, के लिए फॉर्म फैक्टर KF कितना होता है। तो ये मैंने आपको बताया था, इसका मान कितना होता है, 1.11 होता है ना। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ये आपका फॉर्म फैक्टर होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक के लिए उपयोग किया जाता है। जो अंतरिक्ष में बनाने के लिए कोई उपकरण बनाए जाते हैं, है ना, उसमें जो है कौन से कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट टैटलम प्रकार का इसे हम इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि ये हमसे कह रहा है, इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र का क्या प्रभाव होता है यदि खुला परिपथ दोष हो। अगर ओपन शॉर्ट सर्किट है ना, ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें बताना है। तो कोई कार्य ही नहीं करेगा, है ना। मान लीजिए आप जो है ओपन सर्किट है, यानी संधारित्र पर कोई करंट जा ही नहीं रहा है ना, तो ऐसे में वो कोई काम ही नहीं कर पाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन, यदि संधारित्रों में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला होता है, बार बार इसलिए बता रहा हूँ, याद हो जाए आपको, है ना। C बराबर K ε0 A/d आपका फॉर्मूला होता है। कह रहा है कि इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी को कम कर दें, है ना। अगर ये कम करोगे तो संधारित्र का मान बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बढ़ेगा, है ना। इस तरह से आपको ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है, क्योंकि फॉर्मूला याद है तो आप इन क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि घुमावों यानी टर्न्स के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो प्रेरक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसे भी आपको समझाते हैं। जैसे ये हमने क्या है, कॉइल बनाई, है ना, इसमें पास कॉइल हैं, लेकिन एक मैंने कॉइल बनाई तो ऐसे बनाई है ना, काफ़ी दूर दूर है। तो कह रहा है कि हम घुमावों के बीच की दूरी, ये टर्न्स के बीच की दूरी को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। देखिए बढ़ा रहे हैं ना। तो कह रहे हैं कि प्रेरक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब आप घुमावों की संख्या को बढ़ाएंगे, है ना, तो प्रेरक क्या होगा, घटेगा, है ना। प्रेरक क्या होगा,
घटेगा तो ऑप्शन नंबर, देखिए निमी ने इसे मान रखा है ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा, है ना, लेकिन रियल कंडीशन में क्या होता है, घटता है ना। तो निमी ने ये माना है तो ध्यान देंगे, निमी ने ये माना है, वैसे क्या है, वैसे आपको ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो ध्यान रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है, बाकी जो है आपको ये याद रखना है कि राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी ही होगा, क्योंकि निमी आपने ही क्वेश्चन पर राइट आंसर पर आपको नंबर देता है ना, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संधारित्र में परावैद्युत कुचालक का क्या कार्य होता है। संधारित्र में हम तो कुचालक पदार्थ भरते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, उसको हम क्यों भरते हैं, है ना, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है क्योंकि इसमें एक से अधिक जो है सही इसमें हो जाते हैं ऑप्शंस, है ना। तो सामर्थ्य का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये तीनों ऑप्शन क्या है, एक दूसरे से सही हैं, यानी कि ये देखा जाए तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ जो हम भरते हैं संधारित्र में प्लेटों के बीच की जो प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकने के लिए बिल्कुल सही बात है, और प्लेटों में शॉर्ट सर्किट यानी लघु पतन से बचाता है, बिल्कुल ये भी होता है ना। संधारित्र में आवेश को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए ये भी सही है। लेकिन अब दिक्कत यहाँ आती है कि हम माने तो माने किसे, राइट, है ना। तो देखिए निमी ने जो माना है वही हमें मानना पड़ेगा, है ना। इस क्वेश्चन का भी जो राइट आंसर निमी ने माना है उसको ही हमें मानकर आगे चलना पड़ेगा, है ना। तो निमी ने जो है माना है ऑप्शन नंबर बी, क्या माना है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपको मानकर चलना है प्लेटों के बीच की धारा प्रभाव को रोकने के लिए, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संधारित्र में धारिता का मान किस कारक द्वारा निर्धारित होता है, किस कारक द्वारा निर्धारित होगा। तो वही बात है, मैंने ये आपको फॉर्मूला बताया है, ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो संधारित्र की धारिता होती है ना वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है ना, यानी जो आपका प्लेटों के बीच की दूरी और क्षेत्रफल प्लेटों का, इन दोनों पर डिपेंड करती है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे, हमसे क्या कह रहा है, तो धारिता का मान किस पर निर्भर करेगा, प्लेटों का क्षेत्रफल पर बिल्कुल करता है ना, आकार पर तो नहीं करता है ना, प्लेटों के पदार्थ पर भी नहीं करता, प्लेटों की मोटाई पर भी नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएफ युग्मन सर्किट है ना, जो आरएफ कपलिंग सर्किट होता है उसमें किस प्रकार का संधारित्र उपयोग किया जाता है वो आपको बताना है। तो इसमें हम कौन सा सर्किट जो संधारित्र है वो इस्तेमाल में लेते हैं, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, मोनोलिथिक, है ना, मोनोलिथिक राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ससेप्टेंस की इकाई क्या है ना, ससेप्टेंस की इकाई क्या है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मोह, है ना, मोह, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा 0.8 के पावर फैक्टर पर इतने वोल्ट यानी 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई के अक्रॉस 5 एम्पियर की धारा ले। तो ये भी आपका क्या है, न्यूमेरिकल है, इसे भी आप सॉल्व करिएगा। बाकी इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 42.5 ओम, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे सॉल्व जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी श्रेणी परिपथ में अनुनादी आवृत्ति जो एफआर होता है ना उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये आपको बताना है ना, उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल धारिता के मान को कम करके, है ना, धारिता के मान में कमी करके हम इसे जो है बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 240 वोल्ट आरएमएस वोल्टेज का अधिकतम मान क्या होगा। 240 वोल्ट आरएमएस मान का अधिकतम मान क्या होगा, तो 240 की आपको गुणा कर देनी है √2 से यानी 1.414 से, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा समथिंग 339.5 वोल्ट के अक्रॉस, है ना। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एसी सर्किट में रिएक्टेंट पावर जो हम पीआर से दर्शाते हैं इसका सूत्र क्या होता है। रिएक्टेंट और एक्टिव पावर, है ना, और रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर ये बहुत ज़्यादा पूछता है, तो ध्यान देंगे। एक्टिव पावर के लिए पूछेगा तो आपका कॉस वाला हो जाता है, रिएक्टिव पावर के लिए पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, है ना, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि R बराबर 5 ओम दे रखा है, XL बराबर 36 ओम दे रखा है, XC बराबर 24 ओम दे रखा है, तो परिपथ में हमें प्रतिबाधा की गणना करनी है। वही Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगाएंगे और इसे आप सॉल्व करेंगे।
तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा समथिंग 13 ओम के समथिंग आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे, HW में आपका काम है। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, जो कि हमसे कह रहा है 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली के शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर की हमें गणना करनी है, जो कि 5 एम्पियर की धारा ले रहा है और 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC आपूर्ति से क्या करा है, जुड़ा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा, ये भी आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, काफ़ी बेसिक न्यूमेरिकल है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर समथिंग जाएगा 0.5 के अक्रॉस। तो इसे आपको सॉल्व करना है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है RLC परिपथ के प्रतिबाधा Z की गणना करनी है हमें, और उसका जो सूत्र बताना क्या होता है ना। यदि प्रेरित की प्रतिघात XL और धारतीय प्रतिघात XC से कम हो। हाँ, ये बात आपको ध्यान देनी है, क्योंकि यहाँ तक की जो बात है ना, वो अगर हमसे कहता तो हमारा फॉर्मूला नॉर्मल रहता, कौन सा वाला, Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC कहाँ पर दे रखा है, XL माइनस XC का होल स्क्वायर, है ना। ये हमारा सही हो जाता है ना, ये हमारा सही आंसर हो जाता। लेकिन अभी के केस में ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें आगे बात दे दी है, जो कि हमसे कह रहा है यदि XL का जो XL है धारतीय प्रतिघात यानी XL XC से कम है ना। XL XC से कम है यानी XL XC से क्या है, कम है। अगर ये कम है तो ये माइनस में जाएगा, है ना, ये माइनस में जाएगा, तो XC माइनस XL होगा, है ना, XC माइनस XL होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, है ना। Z बराबर R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, यानी ये दोनों पलट जाएंगे, है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर मैंने जोर इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती करते हैं, है ना। तो आपको ये गलती नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है ना, समझना है, इसके बाद ही आंसर लगाना है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर अगर ये बात नहीं बोली होती तब हमारा ये राइट आंसर हो जाता, लेकिन इसमें बोला था कि XL क्या है, XC से कम है। तो भाई जो कम होता है वो माइनस में जाता है, तो XC से कम है, XC से कम कौन है, XL है। तो इसलिए जो है ये आपका राइट आंसर जाएगा, XL माइनस में हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रतिरोध R बराबर 15 ओम हमें दे रखा है, परिणामी प्रतिघात X बराबर हमें दे रखा है 20 ओम में 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़े RLC परिपथ का शक्ति गुणांक आपको बताना है कितना होगा। तो ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसका राइट आंसर भी क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर बी के समथिंग जाएगा, यानी 0.6 के समथिंग जाने वाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसे आपको कैलकुलेट करना है, ऐसा नहीं कि मैंने आपको बता दिया और आप रटे हुए हैं, है ना, रटना नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC आपूर्ति से RLC समांतर सर्किट से एडमिटेंस बाई की गणना करें यदि माध्यम से 8 एम्पियर का करंट पास किया जा रहा हो, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, न्यूमेरिकल है ना। इसका 0.033 मोह आंसर आएगा इसका, जहाँ तक है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एकल कला RC समांतर परिपथ में लाइन धारा IL की गणना करने का सूत्र क्या होता है, ये आपको बताना है ना, ये आपको बताना है। तो ये आपके लिए एक चित्र भी दे रखा है और आपको जो है इसका फॉर्मूला बताना है कि IL की गणना करने का सूत्र क्या होता है, IL बराबर क्या होता है ना। तो बात करें IL का फॉर्मूले की, तो ये आपने पढ़ रखा होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। IL बराबर होता है √IR² माइनस IC², है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि 85 नंबर क्वेश्चन है AC परिपथ में कम शक्ति गुणांक यानी PF को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अगर AC सर्किट में कम पावर फैक्टर आ रहा है तो इसे हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये हमें बताना है ना। तो संधारित्र को किसमें, कौन से क्रम में जोड़ेंगे, तो संधारित्र को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ दें, है ना, तो क्या हो जाएगा, हमारा PF अच्छा हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। समांतर क्रम में हम संधारित्रों को जोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है 86 नंबर, जो कि हमसे कह रहा है फॉर्म फैक्टर KF का सूत्र क्या होता है। फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला कैसे होता है मैंने आपको ये बता रखा है ना, इसी चैप्टर में अभी आपको बताया था।
ये जो है के एफ बराबर होता है RMS मान बटे औसत मान, है ना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। के एफ बराबर क्या होता है, RMS वैल्यू अपॉन में आ जाता है एवरेज वैल्यू, है ना। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, AC समांतर परिपथ में धारा की कुल विरोध के रूप में किस शब्द की परिभाषित किया गया है ना। जो आपका क्या है यहाँ पर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, AC समांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया गया है ना। तो विरोध यानी विरोध कर रहा है किसका, धारा का, है ना। धारा के कुल विरोध, तो धारा का कुल विरोध यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको समझना है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एडमिटेंस कहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स प्रतिरोध समझने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर धारा के विरोध की बात हो रही है। तो यहाँ पर समांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध की बात हो रही है, तो इसका जो है उल्टा हो जाता है एडमिटेंस। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाएगा। क्लियर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस AC परिपथ में वोल्टेज V और करंट I के बीच कला संबंध होता है। तो ये आपको बताना है। ये आपके पास एक ग्राफ दे रखा है और इसमें आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल सही है। प्रतिरोध और प्रेरकत्व की परिपथ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, RLC श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा, ये आपको बताना है। देखिए अनुनाद कब होता है ये मैंने आपको बता रखा है ना, जब XL बराबर XC होता है ना, XL बराबर XC होता है तो क्या होता है, अनुनाद की स्थिति में आ जाता है RLC, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्टेंस तथा एडमिटेंस का अनुपात क्या कहलाता है। कंडक्टेंस और एडमिटेंस का अनुपात क्या कहलाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो कंडक्टेंस और एडमिटेंस का अनुपात क्या कहलाएगा भैया, तो ये हमारा कहलाएगा पावर फैक्टर। क्या कहलाएगा, पावर फैक्टर, है ना। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PF का फॉर्मूला हो जाएगा कंडक्टेंस बटे एडमिटेंस, है ना। ये आपका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है PF का, और यही आपसे पूछा था कि कंडक्टेंस और एडमिटेंस का अनुपात क्या कहलाएगा, तो वो भैया पावर फैक्टर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी तरह से मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए, है ना। तो आपने देखा आज की इस वीडियो में टोटल हमने टॉप के 90 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो कि आपके इस चैप्टर से होने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8 से, है ना। चैप्टर नंबर 8 भी हमने डिस्कस कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इसके बाद लगभग 4 से 5 चैप्टर आपके बचे हैं। इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट यानी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसा कि आपको इस वीडियो में कंप्लीट मैंने MCQ डिस्कस किया, एक्सप्लेन किए, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना, अपनी हाजिरी दर्ज कर दीजिएगा। और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे और भी वीडियोस मिलने वाली हैं, जो कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि WCS से होने वाले हैं। आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है WCS की वीडियोस लाइए, तो WCS पर मैं जल्द ही वीडियोस लाने वाला हूँ। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी मैंने न्यूमेरिकल्स आपको SW में दिए हैं, है ना, तो उन्हें आपको सॉल्व करना है और कमेंट में बताना है मुझे, है ना। और आज की इस वीडियो में टॉप 90 क्वेश्चंस बताए हैं, तो 90 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए, ये आप अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे पता लग पाए कि हाँ आपकी तैयारी किस लेवल की हो रखी है ना। तो ये चीज़ ज़रूर हमें कमेंट करना ज़रूरी है ना, भूलिएगा मत। और बाकी आप फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, है ना, वीडियो आपको कैसी लगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि मैंने जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, है ना, जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है और इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इन दोनों पर वीडियोज़ मैंने आपको बनाकर दे दी है। पूरी प्लेलिस्ट आपको तैयार है ना। यानी समझिए खाना परसा हुआ है, सिर्फ आपको क्या करना है, खाना है ना। तो वही बात है, आपको ये दोनों प्लेलिस्ट बनी हुई मिल गई हैं, तो आपको करना क्या है, दोनों से अच्छी से तैयारी करनी है, क्योंकि इन क्लासेस से ही आपकी जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसेंगे, है ना। तो इन क्लासेस को देखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो वही शेयर कर दो अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ, है ना। आपके ITI का ग्रुप जो भी होगा उसमें आप इस वीडियो को भेज सकते हो, है ना, प्लेलिस्ट भेज सकते हो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, इंजीनियरिंग ड्राइंग की, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। आप भी चाहते होंगे आपके दोस्त, है ना,
पढ़ पाएँ, तो उन्हें जो है इस वीडियो को भेजिएगा, जिससे कि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हो। एंड इसके बाद हम जो है नेक्स्ट चैप्टर लाने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 9 होने वाला है। और चैप्टर नंबर 9 का क्या नाम है? सेल और बैटरी, है ना? क्या नाम है? सेल और बैटरी। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है सेल और बैटरी। इसमें आपको सेल और बैटरी से रिलेटेड बहुत सी जानकारी मिलेगी। एंड इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आपको करना क्या है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो आने वाली वीडियो में मैं इसके चैप्टर नंबर 9 के MCQs को बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।